नमस्कार। डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिज। दोस्तों, अक्सर हमारे पॉडकास्ट पर आपने नेताओं को राजनीति की बात करते हुए सुना होगा, लेकिन आज हमारे साथ कोई नेता नहीं बल्कि अभिनेता हैं। कोई हॉलीवुड से नहीं, बॉलीवुड से नहीं, बल्कि राजस्थानी फिल्मों के सुपर हीरो श्रवण सागर हमारे साथ में हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रवण जी आपका। राम राम सा, धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं, आपके सफ़र को जानने की कोशिश करते हैं। किस तरह आपका फिल्मी ख्वाब शुरू होता है? जब हम अपने युवा दिनों में अगर बात करते हैं, हम कॉलेज गोइंग होते हैं, हाई स्कूल के दिनों में होते हैं, तो हम सोचते हैं, एक ख्वाब ज़रूर हमारे दिलों में होता है कि यार हम भी फिल्मों में जाएं, हीरो बन जाएं। ये ख्वाब आपके मन में कैसे पलने लगा था? देखिए, आपने जीवन के सफ़र की बात की है, तो मैं तो बेसिकली एक किसान का बेटा हूँ और अक्सर गाँव से लोग शहर में पढ़ने के लिए आते हैं और जब वो पढ़ाई करने आते हैं तो यहाँ पे उसके पास से बहुत सारे वेरिएशंस निकलते हैं। जैसे सबसे पहले कॉलेज की पॉलिटिक्स सामने आती है, कॉलेज की बदमाशियाँ सामने आती हैं। उसी पीरियड में कई लोग ऐसे भी कनेक्ट होते हैं जो आपकी लाइफ को नई दिशा देते हैं। कॉलेज के टाइम पे चूँकि मैं थोड़ा सुंदर दिखता था, अष्टपुष्ट था, खिलाड़ी टाइप का था, तो मुझे एक्शन करना अच्छा लगता था। उस समय अक्षय कुमार की फिल्में नई नई आई थी, तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खिलाड़ी ऐसे करके, तो एक्शन मुझे बहुत अच्छे लगते थे। कॉलेज के चुनाव में फ़ाइट होती थी, तो फाइट का अंदाज मेरा अलग हो रहा था। तो लोग उस टाइम के जो भी मेरे मित्र रहे, जो आज की डेट में बहुत अच्छे एमएलए एमपीज़ बन चुके हैं, वो सब मुझे उसी टाइम से हीरो हीरो कहते थे और कई लोग मुझे मॉडल भी कहते थे। तो वहीं से एक इंस्पिरेशन मिली कि नहीं यार, ये क्यों बोलते हैं। बट दिशा मुझे मिली राजस्थान में शूट होने आई लाल बादशाह एक फिल्म, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे राजस्थान के थे केसी बुकड़े साहब। उनकी जो फिल्म यहाँ शूट हो रही थी, तो वो सबको पता है कि वो जयपुर में उन्होंने शूट करी और लाखों लोग उस फिल्म के सेट को देखने आए। तो वो एक एक इंस्पायरेशंस मेरे अंदर डेवलप हुई कि क्यों नहीं मैं इनसे मिलूं। अब उनसे मिलना बड़ी बात होती थी, क्योंकि सेलिब्रिटीज से या उस समय कहें तो बुकड़े साहब आज भी बहुत बड़े लीजेंड हैं, बट उस टाइम तो इतने बड़े थे कि उनके पास पहुंचना भी बहुत बड़ी अप्रोच लगानी पड़ती थी। पर चूंकि हम तो स्टूडेंट लाइफ के लोग थे, तो जुगाड़ करके वहाँ तक हम पहुँच गए। और उस सेट पे जब मैंने अमिताभ बच्चन साहब को, मनीषा कोइराला जी को, इनको सबको देखा, तो जो मैं कॉलेज में अपने लिए सुनता था, अपने लिए महसूस करता था, जब लोग बोलते थे, तो मेरे अंदर एक, कहते ना, बीज कब लग गया मुझे नहीं पता, बट वो मुझे जैसे सेट पे गया तो वो टच कर गया और एक मन में ऐसा आया कि नहीं, मुझे अब मेरे लिए शायद यही रास्ता है, क्योंकि घूमते फिरते मुझे एटलीस्ट सेट पे पहुंचा दिया। बस वो दिन था और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। इसके बीच में बहुत लंबा स्ट्रगल रहा कि मैं बुकड़े साहब को असिस्ट करने मुंबई पहुँच गया। उससे पहले मैंने एक प्री सिक्वल में राजस्थान डीडी दूरदर्शन के लिए ही 30 मार्का करके एक सीरियल आया था, जिसमें राजस्थान की उस समय की सुपरस्टार नीलू थी जी। उसमें मैंने एज ए छोटा सा कैरेक्टर किया। तो सेट पे जाना, डीडी का एक 30 मार्का सीरियल में मैं छोटा सा कैरेक्टर करना, ये मेरे सफ़र की शुरुआती जर्नी बन पाई। और इसको लेके मैं मुंबई पहुंच गया और पुराना रेफरेंस के आधार पे मैंने बुकड़े साहब को रिक्वेस्ट करी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में रखा और ऑफिस में मैं एक असिस्टेंट कह सकते हो, एक स्पोर्ट बॉय कह सकते हो। मैंने चाय से लेके पानी से लेके सब उनके लिए वो किया, जो एक सीखने वाले बंदे को करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि काम छोटा नहीं होता है, शुरुआत छोटी नहीं होती है। जितना छोटा बीज उतना बड़ा वृक्ष बनने की ताकत रखता है। तो ये सफ़र ऐसा था कि मुझे आज आपके सामने बिठाया। मैं कृतज्ञ हूँ राजस्थान के उन लोगों का जिन्होंने मुझे प्यार दिया और राजस्थानी सिनेमा में एज ए एक्टर मुझे अभी प्यार देते जा रहे हैं। स्पॉट बॉय से सफ़र और हीरो तक आपकी शुरुआत, जिस तरह का आपने सफ़र बताया है। बीरो मारो है घनश्याम, ये पहली फिल्म आपकी, लीड रोल आपने इसमें किया। किस तरह से यहाँ से आपको लीड रोल जो है वो मिलना शुरू हो गए थे, उसकी किस तरह की कहानी है? इसकी कहानी भी चूँकि मैं जो बातें करने जा रहा हूँ ये एक्चुअली आज के टाइम से बहुत पहले की है। एक ज़माना था जब दूरदर्शन ही सबसे बड़ा चैनल हुआ करता था और दूरदर्शन ही एकमात्र साधन था एंटरटेनमेंट का। और मैं लकी हूँ कि मेरा उस टाइम राजस्थान से जुड़ने का मौका मिला। तो दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था गौरबंद। और जब मैं मुंबई चला गया और मैं जब वहाँ पर काम सीखा, तो मेरी वॉइस का टेक्सचर राजस्थानी था जी, जिसको हम टोन कहते हैं। मैं काफ़ी हिंदी बोलने की कोशिश करूँ पर मेरे टेक्सचर में राजस्थानी कहीं ना कहीं आती थी।
तो जब भी मैं ऑडिशन देता था तो मुझे अनफिट, वॉइस आपका अच्छा नहीं है, और बेसिकली मेरी वॉइस का लेवल भी थोड़ा डाउन ही था। तो मुझे एज एक्टर तो जॉब मिला नहीं, पर चूंकि डायरेक्टर के नीचे रह के काम सीख रहा था, डायरेक्शन सीख गया मैं। तो मैं यहाँ राजस्थान में कई गाने बनाने लगा, जिसमें चिरमी, ऊँचो गालो पालना, घूमर, बन्ना रे बागम झूलो गालो, ऐसे कई गाने मेरे बनाए हुए जो यहाँ पे आज भी राजस्थान में हिट चल रहे हैं। और दूरदर्शन के गौरबंद में वो वीकली ट्रेंड करते थे, और कई गाने तो महीनों महीनों दूरदर्शन पे चलते थे। उसी पीरियड में एक गाना मैं हूँ देसी जाट लगी क्यों नाटन ने करके एक गाना मेरे पास आता है, और मैं उसको शूट करने जाता हूँ। बट उसमें जिस एक्टर को मैंने बुलाया था वो एक्टर टाइम पे नहीं आया, और आया तो पहले मेरे से बोलता है, बोले मेरी फीस पहले दे दो, आप नए डायरेक्टर हो, पता नहीं कौन हो क्या हो। तो मेरे को वो बातें थोड़ी सी अजीब लगी, तो मैंने कहा सर आप थोड़ा रेस्ट करें। और उसका जो कुर्ता था ढीला ढाला सा, जबकि वो मेरे से बड़ा था, पहन के मैं उसमें आ गया। और वो गाना लकीली मेरा ऐसा हिट हुआ कि मैं हूँ देसी जाट लगी क्यों नाटन ने, हो जा झटपट तैयार पालो काटन ने, दूरदर्शन पे ट्रेंड हुआ। गाने राजस्थानी में तो बहुत चले हैं। राजस्थानी गीतों की अगर हम बात करते हैं, घूमर, गोरबंद, और राजस्थान के तो आजकल भजन भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन फिर बात अगर हम राजस्थानी मूवीज़ की कर लें, वहाँ एक गैप दिखाई देता है। क्या वजह है इसके पीछे आप मानते हैं? जितनी भी बॉलीवुड को, आज हम बॉलीवुड को बोलते हैं बॉलीवुड, लेकिन बॉलीवुड की जितनी भी बड़ी हिट फिल्में थी, शोले, मेरा गांव मेरा देश, क्षत्रिय, जितनी भी पुरानी फिल्में बनी, मेरा गांव मेरा देश, सब फिल्में राजस्थानी बैकग्राउंड पे थी, राजस्थानी भाषा में थी, राजस्थानी कल्चर पे थी। चूँकि यहाँ के कई प्रोड्यूसर्स ने बहुत पैसा कमाया, मोटा पैसा कमाया, तो वो लोग, आकर्षण हर किसी को अंधा कर देता है, तो वो लोग यहाँ से डाइवर्ट राजस्थानी से होकर बॉलीवुड में चले जाते हैं। उसमें कई ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं जिनके नाम आप सब लोग जानते हैं। वो लोग यहाँ पे फिल्में नहीं बना के हिंदी सिनेमा की चकाचौंध में वो सिनेमा बनाने लगे, और हमारे राजस्थान को संभालने वाले रहे नहीं। और कलाकार तो ऑलमोस्ट सारे वहाँ मूव कर चुके हैं, डायरेक्टर यहाँ से मूव कर चुके हैं, जिसमें जैसे मोहन कटारिया, जिसको हम बड़ी फिल्में देखते हैं, हेरा फेरी, और ये प्रियदर्शन, हमारे राजस्थान के डायरेक्टर्स टीमों से निकले हुए हैं। केसी बोकाडिया साहब, अपना राष्ट्रीय प्रोडक्शन यहाँ से हैं, बोहरा प्रोडक्शंस यहाँ से हैं, महेंद्र धारीवाल, जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। तो राजस्थानी सिनेमा या राजस्थानी कला संस्कृति छोटा नहीं है, बशर्ते यहाँ के लोगों ने उसको राजस्थानी भाषा को टाइपकास्ट करके उस सिनेमा को हिंदी में बनाना शुरू कर दिया। बेसिकली वो राजस्थानी सिनेमा ही है। श्रवण जी, अगर मैं बात करूं कि राजस्थान की लोकेशन पर तो काफ़ी फिल्में शूट हुई, बॉलीवुड भी यहाँ पर आया, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर, जैसलमेर, अलग अलग लोकेशंस पे शूट किए गए। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के कल्चर को खूब दिखाया गया बॉलीवुड मूवीज़ में। लेकिन राजस्थानी की जहाँ पर बात आई, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटा हुआ हमने पाया। राजस्थान से निकल कर के कलाकार बॉलीवुड में पहुँचे, वहाँ जाकर के स्थापित हुए, लेकिन राजस्थानी वाली जो बात थी वो यहाँ पर संघर्ष वाली स्थिति में रह गई। अगर लैंग्वेज की मान्यता होती तो भाषा मजबूत होती, और सिनेमा यहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की तरह बड़ा सिनेमा होता। आज तमिल इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि वहाँ की भाषा मजबूत है, लोग उसी भाषा में बात करते हैं, उसी भाषा में सिनेमा देखते हैं, वहाँ के बच्चे स्कूल में वो भाषा सीख के आते हैं। आज मैं राजस्थानी में बात करता हूँ तो मैं 2-3 बोलियों में अच्छे से बात कर पाता हूँ, लेकिन मैं खुद कई ऐसी बोलियां जिनको मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो लैंग्वेज हमारी पाठ्यक्रम में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार वहाँ जाता है तो वो इसलिए जाता है क्योंकि ग्लैमर और बिजनेस वाइज वो पिछड़ ना जाए। राजस्थानी सिनेमा का उतना बड़ा मुकाम रहा नहीं है, बट हम बहुत सारे लोग मिलकर राजस्थान सिनेमा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारा सिनेमा जिंदा है, जिंदा रहेगा, क्योंकि पहचान हमेशा जड़ों से होती है, और जड़ें राजस्थान में। चाहते तो आप भी बॉलीवुड जा सकते थे, राजस्थानी सिनेमा में क्यों संघर्ष करते रहे आप यहाँ? मैंने कहा ना कि मैं जब बॉलीवुड में था और वहाँ पे ऑडिशंस किए, उन ऑडिशंस में राजस्थानी पुट मेरी भाषा का एक बड़ा बैकड्रॉप था। तो वहाँ पे मुझे 90% लोग ये कह के आउट कर देते कि नहीं यार, आपकी वोकेबुलरी में उतना मतलब शार्पनेस नहीं है कि आप हिंदी बोल पाएँ, और मैं तो प्योर राजस्थानी आदमी था, तो मुझे तो इंग्लिश भी कम आती थी। तो उस वजह से मेरे को राजस्थान सिनेमा ने आकर्षित किया कि मैं तो काम तो मुझे करना था,
पर राजस्थानी सिनेमा मेरे दिमाग में तब आया जब मैं वहाँ फेल्योर हो गया। और जब मैं यहाँ आया और यहाँ काम करने शुरू किया तो उसके बाद सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया कि मेरी धरती, मेरी पहचान, राजस्थानी कला और संस्कृति बॉलीवुड को मजबूती देती है, तो क्यों नहीं मैं यहाँ पे काम करूँ। और जब मैं यहाँ पे सफल हुआ थोड़ा, तो मुझे वहाँ से भी कई ऑफर आए हैं। जैसे मैंने एक बॉलीवुड फिल्म भी की है, एक मैंने हॉलीवुड फिल्म भी की है, और दोनों बड़े आर्टिस्टों के साथ फिल्में की है और उनमें मैंने लीड भी किया है। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर फिर भी राजस्थानी सिनेमा को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश रहती है। आज भी मैं बड़े बड़े मंचों पे जाता हूँ, जो भी बड़े सिनेमा की बातें चलती हैं वहाँ राजस्थानी में बात करता हूँ, राजस्थानी में अपनी बात रखता हूँ, क्योंकि राजस्थानी सिनेमा ही एक पहचान बनेगा आने वाले टाइम पे। और बहुत बड़ा वैक्यूम है। अब मुझे लगता है कि सबका ध्यान इधर आ रहा है। देखिए ना, आप OTT आ रहे हैं, बहुत सारे मजबूत प्रोडक्शन हाउस इधर अब डाइवर्ट हो रहे हैं। राजस्थानी सिनेमा का दिन अब आएगा। राजस्थानी सिनेमा के दिन आने वाले हैं, आपने कहा। लेकिन ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह है असरानी जी से अगर मैं बात करूँ, जो जयपुर राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बाद में एक बड़ी श्रृंखला है कलाकारों की जो यहाँ जिन्होंने यहाँ पर काम किया, जिनमें इमरान खान जैसे जो नाम, उनके जैसे नाम भी शामिल हैं, जो कि जिन्होंने देश दुनिया में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। तो ऐसे कलाकार जिन्होंने जयपुर या राजस्थान को छोड़ना पसंद किया और उसके बाद में वो बॉलीवुड जाकर के स्थापित हुए, आपको लगता है कि क्या यहाँ रह कर के भी हम बॉलीवुड जैसा काम या वो अभिनय हम यहाँ पर करें तो उसके बाद में कोई, अब आज के वैश्विक युग में जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, मुमकिन है यहाँ पर कि यहाँ से भी पहचान बनाई जा सकती है? अब मुंबई के जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो 90% सिनेमा राजस्थान में शूट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडियोज बन चुके हैं। और वो स्टूडियो इस बात की गवाह बनते हैं कि अब बॉलीवुड में जाकर अपनी पहचान बनाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह जाती है। आदमी यहाँ रहकर भी बड़ी पहचान बना सकता है। आज बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं। इरफान खान साहब की आपने बात करी, असरानी की बात करी, मैं कहता हूँ उसके अलावा राजीव खंडेलवाल है, धीरज सरना है, अनुकल्प गोस्वामी है, वैभव है, बहुत सारे लोग हैं, करण बोहरा हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने राजस्थानी को अभी पुट दे रखा है। जैसे रजनी दुग्गल है, ये राजस्थान के कलाकार हैं। अब ये सब लोग 90% मुझे मेरी नॉलेज में, अब वेब सीरीज में भी जितेंद्र सरीखे लोग जो हैं वो काफी अब अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी पहचान ही बनाई। पंचायत मूवी में उन्होंने, पंचायत भी अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। वेब सीरीज कहूँ या टीवी कहूँ, वहाँ तो राजस्थान का डंका बजता है। बालिका वधू ही, दिया बाती हुई, नीलू जी यहाँ की सुपरस्टार थी, और आज भी उसी सुपरस्टार का टैग लेके वो टीवी पे इतनी बड़ी स्टार बनी है कि उनको अपने उपनाम से जाना जाता है, बाबो के नाम से। तो राजस्थान सिनेमा और राजस्थानी भाषा तो अपने आप में अपनी खुद की पहचान रखते हैं। लेकिन बॉलीवुड के लोगों को आपने राजस्थानी सिखा दी यहाँ पर, राजा मुराद को आपने यहाँ बुला लिया, शक्ति कपूर को आपने राजस्थानी बुलवा ली, ये कैसे मुमकिन हो पाया? राजस्थानी हिंदी की नानी है, राजस्थानी हिंदी की नानी है, और जब राजस्थानी में बोलते हैं तो एक अलग ही प्रेम झलकता है कि और उनको मज़ा आता है। वो खुद जानबूझ के राजस्थानी में बात करते हैं, राजस्थानी सीखना चाहते हैं, और उनको अच्छा लगता है जब हम कहते हैं आओ सा हुकुम पधारो बैठो सा। तो इन चीज़ों को सिर्फ रजा मुराद और शक्ति कपूर तक ही ना जोड़ें। ऋषिता भट्ट ने मेरे साथ काम किया, उसने राजस्थानी बोली, उधर शिवा ने बोला, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के कहते हैं इंडिया के सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान है, तो उन्होंने भी पहली फिल्म में जो कितनी अच्छी राजस्थानी बोली, अमिताभ बच्चन साहब ने कितनी अच्छी राजस्थानी बोली, और राजस्थानी बोलने में बहुत अच्छी लगती है, उसको सुनना अच्छा लगता है। और जब भी राजस्थानी कलर सिनेमा में आया या जब भी राजस्थानी भाषा सिनेमा में आई है, वो सिनेमा हमेशा हिट हुआ है। चाहे आप टॉयलेट एक प्रेम कथा देख लीजिए, उसमें राजस्थानी है, पान सिंह तोमर में देख लीजिए राजस्थानी है, यहाँ तक कि अभी जोली LLB जो रिलीज हुई है वो राजस्थानी भाषा के बैकग्राउंड में देवमाली में शूट हुई है। अपना वो गांव भी एक अपने आप में टूरिज्म का प्लेस बन गया है। तो राजस्थान, तो जहां राजस्थान टच करता वो चीज़ हिट हो जाती है। टूरिज्म की आपने बात की, हम टूरिज्म में सेकंड पर आते हैं। फिल्म सिटी जो है हमारे यहाँ पर एक बड़ा ख्वाब ही रहा है। अगर फिल्म सिटी होती तो आपको लगता है कि यहाँ के कलाकारों के लिए भी बहुत मददगार साबित हो पाती, और एक बड़ा उसका भी लेक्यूना रहा कि वहाँ फिल्म सिटी हम दे नहीं पाए। तो उस पर आपके क्या विचार है? फिल्म सिटी एक जगह होती है जहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसर जाके अपना सेट लगा सकता है, लेकिन राजस्थान तो खुद एक ऐसा खुला फिल्म सिटी है कि यहाँ पे तो जिधर आप कैमरा लगा दो उधर ही एक फिल्म सिटी का सेट है। क्या बात? तो मुझे ये नहीं लगता कि राजस्थान में फिल्म सिटी बननी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, राजस्थान में कुछ इंडोर स्टूडियोज बनने चाहिए,
और उसके लिए सरकार ने राइजिंग राजस्थान में भी पहल की है, और अभी मेरे जो बॉस हैं केसी बोकाडिया साहब, उनके साथ मिलकर एक फिल्म सिटी की घोषणा भी करी है। बहुत सारे लोग राजस्थान में शूट करने आते हैं। सिर्फ फिल्म सिटी का और हमारे राजस्थान के बीच का एक थोड़ा गैप है, वो है परमिशन का ग्रांटेशन, कि कोई भी आता है तो उसको परमिशन लेने में बहुत टाइम लग जाता है, लोकल सपोर्ट लेने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे सरकार को एक बोर्ड बना के एक नियमित सिनेमा या टूरिज्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री, हॉलीवुड या किसी भी इंडस्ट्री से आते हैं तो उनको एक लाइनअप मिल जाए, जिसको बोलते हैं वन विंडो सॉल्यूशन। अच्छा, राजस्थानी फिल्मों को जो सरकारी संरक्षण है उसमें अभी किस तरह से आप और क्या सुझाव उनको देना चाहेंगे सरकार को, ताकि और बेटरमेंट किया जा सके उसकी दिशा में? इसमें राजस्थान सरकार को मैं सजेशन तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद भी राजस्थानी सिनेमा और कला संस्कृति के संरक्षक हैं जी। बट मैं यही कहूँगा कि राजस्थान सिनेमा या किसी भी सिनेमा की बात करें तो वहाँ की सरकार के बिना उसका संरक्षण हो नहीं सकता। तो राजस्थान सरकार को चाहिए कि राजस्थानी सिनेमा के लिए एक अच्छा पहल करें, अलग से कुछ समितियां या बोर्ड का गठन करके वहाँ पे सब्सिडी का एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री डाउन चल रही होती है सरकार उसके लिए पहल करती है, उसको सब्सिडी देती है, ग्रो करती है। जैसे आज अभी मैंने बात की राइजिंग राजस्थान की, तो वो भी एक सब्सिडी प्रोसेस है कि कोई भी बिजनेसमैन आए और यहाँ काम करे तो हम उनको एक सर्टेन लोन भी देंगे, उसको सब्सिडी देंगे। तो राजस्थानी सिनेमा बनता रहे, यहाँ का कल्चर बनता रहे, यहाँ की भाषा में कंट्रोल बनता रहे, हम अपनी अगली पीढ़ी को कुछ दें। तो सिनेमा के लिए राजस्थानी सरकार से मुझे चाहिए कि सब्सिडी, एक अच्छी सब्सिडी की पॉलिसी बनाए। तो मेरी तो दो ही रिक्वेस्ट रहेगी राजस्थान सिनेमा के लिए कि सब्सिडी पे 1 करोड़ किया जाए और पर डे पर शो राजस्थानी सिनेमा के लिए अवेलेबल कराया जाए। जी। अच्छा, दूसरा सर, मैं आपसे आपके जो विविध चुनौतीपूर्ण जो अभिनय के अलग अलग पात्र रहे हैं उनकी मैं बात करूं, जिनमें आपने केसर कस्तूरी, पगड़ी, शंखनाद, भरखमा, ये कई ऐसी सुपर हिट मूवीज़ जो थी आपकी, उनमें कौन सा जो किरदार था वो आपकी पसंद का किरदार था? देखो, बात राजस्थानी फिल्म ही कर रहे हो तो राजस्थानी में दो लाइनें बोल सकता हूँ। राजस्थानी फिल्म मारो जीवन बन चुक्यो है और भी मैं बार 13-14 फिल्म मेरी रिलीज हुई है। हाँ। हर बार रिलीज फिल्म में मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिल्म मानूँ तो बात तुम्हारी है पगड़ी। हाँ। और पगड़ी में मैं 2-1 डायलॉग मारा, हाँ भाई मेरा बड़ा पगड़ी को कोई एक आध डायलॉग भी सुनाओ। हाँ, भी मैं मेरा नाम, चूंकि राजस्थानी फिल्म कम आवे तो कलाकार को नाम अक्सर में ओरिजिनल नाम जैसे रख दे वहाँ कि मेरे नाम का चक्कर में लोग कम से कम एक बार में देखे तो नाम तो याद हो जाए कलाकार को। तो भी मेरा नाम हो सागर, तो अक्सर मन सामने वाला जो गुंडा बदमाश है मन राजस्थान को मासूम लड़कों समझ लेता और जटे चाहे बटे मेरे साथ एक गेम करके मन ब्लैकमेल कर लेता। तो एक जगह आती बटे मैं बोलियो, मैंने कहा भाई सागर नाम है मारो, प्यार से राखोला तो गागर में समा जाऊंगा, और जे थे अगर मैंने गुस्सो दिलाया तो सुनामी बन के खा जाऊंगा। तो ये डायलॉग मुझे जब फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस में से रिपीट मिलता था। अच्छा। तो सामने से बच्चे, मेरे जो फैन जिनको हम दोस्त माने या हमारे प्यार करने वाले भाई माने, वो सामने से बोलते थे मैं सुनामी बन के खा जाऊंगा, सागर नाम है मारो। तो ये मेरे को बहुत अप्रिशिएट कर रहा था। बट जैसा कि आपने पूछा कि सबसे चुनौतीपूर्ण रोल कौन सा था, वो था शंखनाद का, क्योंकि हम ज़्यादातर कैरेक्टर्स हम दूसरी फिल्मों में देख लेते हैं, आम जनता के बीच में हमें मिल जाते हैं, जैसे पुलिस वाला कैरेक्टर हुआ या लव स्टोरी का हीरो का हुआ। बट शंखनाद एक उस जाति और समुदाय का कैरेक्टर था जो आज की डेट में विलुप्त हो चुका है, जिसमें हम कह सकते हैं कि रोड साइड जो हमारे लोहार होते थे, जिनको हम लोपीटे जिनको बोलते हैं, बेसिकली वो हमारे किसी जमाने के वैज्ञानिक थे। आज हम यंत्र बनाते हैं, शस्त्र बनाते हैं, अग्नि ब्रह्मोस बनाते हैं, तो उस टाइम के तोप, तलवार और जितने भी हथियार थे उनके निर्माता वो हुआ करते थे, लेकिन आज उनको पूछ नहीं रहे कोई। उनके कैरेक्टर को निभाना मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि वो एक दर्द था, एक ऐसे लोहार का दर्द था कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि उनकी कला और संस्कृति या उनकी जो जीवन शैली वो ऐसी है कि उनको एक जगह नहीं रुक सकते, वो गाड़ियाँ लोहार है उनका, एक जगह से दूसरे के ट्रेवल करना है, तो उनका कोई स्थायी पता नहीं है। तो उस चक्कर में उनके पास आज की जितनी भी आइडेंटिटीज हैं जो आज के ज़माने की नेसेसरीज बन चुकी हैं, वो है ही नहीं। उन परिस्थितियों में वो अपने बच्चे के लिए काम करता है। तो वो एक
बहुत ही भावुक और मेरे लिए चैलेंजिंग रोल कहूँ तो शंखनाद का था। अच्छा, ये क्या कारण है कि आजकल हिंदी फिल्में जिन्हें हम बॉलीवुड की मूवीज़ कहा करते हैं, उनसे ज़्यादा साउथ इंडियन फिल्में हमारे यहाँ पर देखी जा रही है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन रही है, आकर्षक बन रही हैं और दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। क्या वजह उसके पीछे? वजह सिंपली मैंने अभी कहा भी है कि एक तो लेविश लाइफ जिसको आप बोल रहे थे, वो लाइफ के चक्कर में लोगों ने ड्रामेटिक सिनेमा बनाना शुरू कर दिया। रियलिस्टिक लोगों के साथ जुड़ाव नहीं है। जैसे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो ये कला, संस्कृति और सभ्यता और धार्मिक और कहें कि स्पिरिचुअल पावर का ये सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व गुरु हम राजस्थान इंडिया को बोलते हैं। तो जब हम गुरु होते हैं और गुरु की भावनाएं, गुरु के संस्कार वो जब सिनेमा से गायब हो जाते हैं, तो डेफिनेटली बॉलीवुड हो चाहे फिर कोई भी हो, वो लोग उसको रिजेक्ट कर ही देते हैं। इसी जगह हम क्षेत्रीय सिनेमा की बात करते हैं तो वो हमेशा पब्लिक को अपने रिलीजन से, अपने कला और संस्कृति से इतना कनेक्ट कर देते हैं, इतने अच्छे से जोड़ देते हैं कि चाहे कहानी कितनी कम पैसे में बनी हो, कितना ही सिनेमा कमजोर हो, लेकिन लोगों के साथ वो जुड़ाव महसूस करते हैं और वो जुड़ाव ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। एक हमारे यहाँ इकराम राजस्थानी जी ने लिखा था इंजन की सीटी में मारो मन डोले, और वो वहाँ जाके बॉलीवुड में सुपर हिट हो गया। नहीं, हमारे यहाँ पर मैं उतना लोकप्रिय शायद नहीं हो पाता कि अगर वहाँ जो आज की जनरेशन जो बॉलीवुड वाली है नहीं, ये सवाल थोड़ा सा मेरे लिए अनकंफर्टेबल इसलिए कर रहा है क्योंकि आप कह रहे हैं कि राजस्थानी में इतना पॉपुलर नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ का सबसे बड़ा हिट गाना था। इतना बड़ा हिट गाना था जैसे इंजन की सीटी पे मारो मन डोले, ये अपना कालियो कूद पड़ो मेला में, बजा बजा रे ड्राइवर सीटी तुम्हारो अंजन को पानी चाले। ये कई ऐसे गाने थे जो राजस्थानी में बहुत बड़े हिट थे। जैसे एक गाना था पीली लुगड़ी का झाला शुरू का दे मेटा डोर, बल बल मारी तीतरी, बेलबेट को लंगोले अधूरे। ये गाने राजस्थानी फोक है। ये हर दूसरा बंदा गांव में आज भी गाते हुए मिल जाएगा। और इसमें इकराम राजस्थानी जी के नाम से ये गाना जरूर आया, पर ये हमारे राजस्थान का फोक था और बहुत बड़ा हिट है। और अक्सर किसी भी इंडस्ट्री में बात करें तो अक्सर फोक जब भी सिनेमा में आया है वो हिट ही हुआ है, क्योंकि लोगों के आसपास की चीज़ है। अगर आज कोई कहे कि मैं जिस एरिया से आता हूँ वो ढूंढाड़ है और कोई ढूंढाड़ में आके कोई का बात करे तो मुझे लगेगा नहीं ये तो मेरे अपने हैं। तो ये फोक जो गाने होते हैं वो लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, इसलिए वो गाना बॉलीवुड में नहीं, वो हमेशा हिट था, ऑल ओवर हिट ही रहेगा वो गाना। राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में आपने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। मन में ख्वाहिश है कभी कि आईफा जैसा अवार्ड भी जो यहाँ राजस्थान में आयोजित हुआ, उस तरह के कोई अवार्ड हमें और भी आगे चल करके प्रोत्साहन के रूप में मिल सकें? देखिए, सबका मन होता है कि उसका काम सराहा जाए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई ऐसा मोमेंट आए कि वो मोमेंट उसको याद रह जाए, वो चीज़ें याद रह जाए। तो वो पल तो निकल जाता है, लेकिन उसके पल को याद रखने के लिए कोई तस्वीर होती है, कोई मोमेंटो होता है, तो वो पल अपने आप में याद दिलाता रहता, नहीं मैंने कुछ किया है। तो ऐसा ही है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान सिनेमा महोत्सव, राजस्थानी सिने फेस्टिवल्स, ऐसे कई फेस्टिवल्स राजस्थान में हो रहे हैं। उनमें मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे देकर एक नई ताकत देते हैं, मुझे एक नया हमेशा जवान रहने की मुझे प्रेरणा देते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे काम करना चाहिए और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब का जिन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट किया और अवार्ड दिया। अभिनय के साथ आप गीत संगीत भी सुनते हैं, पसंद करते हैं, गुनगुनाते भी होंगे? कोई राजस्थानी फेवरेट आपका? मैं एक्चुअली मैं सिंगर तो नहीं हूँ, गुनगुनाता भी नहीं हूँ। मैं बेसिकली सिनेमा के प्रति मेरा लगाव है। एज एक्टर काम करता हूँ, एज डायरेक्टर काम करता हूँ और अब तो मैं थोड़ा बहुत प्रोड्यूसर भी बन चुका हूँ। तो म्यूज़िक तो हर सिनेमा की जान है, पर अक्सर गाने तो बहुत सारे बनाए मैंने, पर फिर भी मैं ना अपने गांव के गाने ही गुनगुनाता हूँ। 2 लाइन? मतलब मेरी मम्मी के मुंह से सुने हुए जो गाने होते वही मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हमारे फोक और हमारे रियल इंसिडेंट को हमसे जोड़ते हैं। लाइक जैसे गांव में जब भी शादी ब्याह होता है तो वहाँ पे मम्मी गाती है। जब दुल्हन की शादी हो रही होती है तो जब बाराती आते हैं तो वहाँ पे बारातियों के लिए जो
गीत गाया एक गीत गाया जाता है, वो अक्सर मैं ऐसे ही मम्मी की बातें पकड़ के गाता रहता हूँ। तो उसमें जैसे सपोज मेरी सिस्टर की शादी थी तो गाना गा रहे थे, तो मम्मी और गाना गा रही थी, बाइये थारा छे ससुरा जी माँ खाचे ब्याई जी, मोटा मोटा हाथा का चौड़ा चौड़ा काना का, हाथी जैसी सूंड का ढूंढ चे ढूंढ्याला ये बाई थारा ससुरा जी माँ का चे ब्याई जी। तो ये ऐसे जो गाने हैं इनको गुनगुनाने में मजा आता ये है। ऐसे मोमेंट बट को मैं आप पकड़ लेते हैं कि फिल्मों में भी अपने को यही वाले मोमेंट ये काम अभी आएंगे। अभी ऐसा हो रहा है कि जब भी किसी स्टेट को पकड़ के, कल्चर को पकड़ के कोई फिल्म बना रहा है तो फोक के नाम पे पीछे ऐसे गानों को गुनगुनाया जाता है जिसको बैकग्राउंड थीम पे यूज करते हैं लोग। पर ये गाने अब निकल के बाहर आ रहे हैं और बहुत सारे कवि इन चीज़ों को बाहर ला रहे हैं, और उन कवियों को मेरा सलाम है ना, राम राम है, प्रणाम है कि वो उन सब चीज़ों को लेकर आ रहे हैं जो हमारे हमारे कला संस्कृति के बहुत डीपली कनेक्टेड है। तो ऐसे अच्छा, अगर कोई श्रोता या कोई दर्शक आपको ये सुझाव दे कि कोई मूवी हमारी जो है पसंद की होनी चाहिए, तो वो कौन सी हो सकती है? मतलब आप आगे आने वाले दिनों में कौन से लेवल की मूवीज़ जो है वो करना चाहेंगे, जिसमें कि लव स्टोरी हो, ड्रामा हो, फिक्शन हो, या फिर ऐसी कि हॉरर जो है, आजकल हॉरर कॉमेडी भी काफ़ी चल रही है, क्या इस तरह की चीज़ों पे भी हम काम कर सकते हैं? उनके कोई सुझाव अगर आते हैं? इसमें मैं यही कहूँगा कि सिनेमा एंटरटेनमेंट का माध्यम है। सिनेमा ऑल टाइम अगर बात करें तो लोगों को एक्शन, कॉमेडी और रोमांस चाहिए होता है, पर बीच बीच में कभी कभी हॉरर फिल्में आती रहती हैं तो वो टेस्ट को बदल देती हैं। जैसे अब खाने में कभी कभी तड़का लग जाता है, कभी हॉरर अलग कॉमेडी काफ़ी चल रही है आजकल। तो ओवर कॉमेडी, हॉरर के साथ कॉमेडी। अच्छा, हॉरर के साथ कॉमेडी, ये अभी साउथ अभी में। अभी अभी आपने साउथ देखा के ना, साथ साउथ भी में? अपने यहाँ पे भी अभी हाँ, अपने स्त्री यहाँ पे 2 के भी भूल-भुलैया भी आई, है, भूल-भुलैया जैसे। आई। हाँ। ये बहुत अच्छा सिनेमा है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारे वैदिक काल, मध्यकाल की कहानियों को उन्होंने ऐसा पिरोया है कि उसमें कॉमेडी करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि भूत नहीं होते, लेकिन भूत होते हैं। अगर हम आत्मा है तो हमारे प्रेत आत्मा भी होती है। उन चीज़ों को सिनेमा की दृष्टि से लाते हैं तो वहाँ पे अपने आप एक हॉरर कॉमेडी डेवलप होती है। तो आई थिंक ये एक अच्छा एंटरटेनमेंट है और होना चाहिए सर। शरद भाई, पॉडकास्ट के आखिर में हम आपसे एक अपील जो राजस्थान के जो आपके श्रोता, जो आपके दर्शक हैं, उनके लिए हम लेना चाहेंगे कि किस तरह से आप राजस्थानी सिनेमा को लेकर के उनको संबोधित करना चाहेंगे? राजस्थानी सिनेमा को लेकर मैं डीडी दूरदर्शन के इस पॉडकास्ट के माध्यम से तो पूरा राजस्थान से छोटी सी एक दो रिक्वेस्ट ही कर सकूँ कि हमारा राजस्थान का लोग राजस्थानी सिनेमा से प्यार करो। और क्यों करना है? क्योंकि खुद को स्वाभिमान हो, खुद की पहचान हो, खुद की एक कला और संस्कृति हो। पर इन यहाँ समझो कि तेलुगु तमिल वाला लोग कहे कि महाकन रजनीकांत है, बॉलीवुड वाला कहे कि महाकन अमिताभ बच्चन है, बंगाली कहे कि महाकन प्रसन्नजीत है, भोजपुरी और पंजाबी वाला कहे महाकन मनोज तिवारी, रवि किशन और दिलजीत है। पर हमारा राजस्थान का लोगों, थाने भी तो आपका हीरो की पहचान बनानी है। था का खुद का हीरो ने पहचान दो, था का खुद का कलाकार ने पहचान दो, और थे भी सगड़ा के बीच में कह सको एक दिन कि हमारा राजस्थान सिनेमा आपकी पहचान रखो। और माखन भी कोई है, था को श्रवण सागर, जहाँ के थे जानो कि थे मारा, और मैं था को श्रवण सागर, राम राम सा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि श्रवण सागर ने जो उम्मीदें जताई है, जो अपील की है, उसका ज़रूर असर आएगा, और आने वाले दिनों में जो राजस्थानी सिनेमा जो अपनी शिखर और अपनी बुलंदियों पे पहले हुआ करता था, वो दौर फिर से लौट आएगा। इस तरह की हम भी उम्मीदें ज़रूर रखते हैं, और आम जन से हम भी चाहेंगे कि राजस्थानी सिनेमा के प्रति वे प्यार लुटाएं और वही दोबारा वो सुनहरा दौर फिर से लौट करके आएँ। आज श्रवण भाई, आपने हमारे इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। आप बने रहें डीडी न्यूज़ राजस्थान के साथ।